प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एप्टीट्यूड मैटर्स पे। MBA CET 2025 का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चों के परसेंटाइल अच्छे हैं, कुछ के अच्छे नहीं हैं। लेकिन इन दोनों बच्चों के लिए आज सिचुएशन एक जैसी है, सवाल एक जैसे हैं, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी एक जैसा है, क्योंकि ये दोनों बच्चे जैसे ही CET का रिजल्ट आया, इनके मन में कई सवाल आए। एडमिशन प्रोसेस को लेके, कौन सा स्पेशलाइजेशन है उसको लेके, कौन सा कॉलेज है उसको लेके, तमाम तरह के सवाल इन बच्चों के जहन में चल रहे हैं। और ये सारे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे पर्सनल मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, ये सारे बच्चे वो सवाल हमसे पूछ रहे हैं और उसका लिस्ट हमने तैयार किया है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम जल्दी ही किसी एक्सपर्ट को लेके आएंगे जो आपको ये बताएंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैप राउंड से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ये सारे सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं किसी ऐसे एक्सपर्ट के जरिए। जैसे आपको CET के एग्जाम के लिए हमने एक्सपर्ट फैकल्टीज दी, वैसे ही हम ऐसे ही एक एक्सपर्ट के साथ बैठे हैं जिनका नाम है सुनील प्रजापति सर। ये लोटस बिजनेस स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और MBA काउंसलिंग एक्सपर्ट भी हैं। जानेंगे इनसे आपके सारे सवालों के जवाब। वेलकम टू पॉडकास्ट सर। नमस्ते सर। सर, ये बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनत से पढ़े हुए हैं, सबका अलग अलग परसेंटाइल है, लेकिन एडमिशन को लेके, कैप राउंड को लेके इनका कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ये बच्चे हमारे चैनल पे, कमेंट में, व्हाट्सएप पे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, तो हमने उसका एक लिस्ट बनाया है। तो आप इस पॉडकास्ट के लिए हाँ बोले, ये बच्चों के लिए भी अच्छी बात है और हमारे लिए भी अच्छा हो गया कि हम एटलीस्ट बच्चों के उनके सवालों के जवाब जी दे सर, पाए। मैं मतलब चाहूँगा कि जितने अच्छे से अच्छे जवाब दे सकूँ, जितना मुझे नॉलेज है उसके बारे में मैं आपके साथ में, बच्चों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सर, और मैं जी जी। अपने नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। तो बच्चों, आपने जो सवाल पूछे थे कमेंट में, व्हाट्सएप पे, वही सारे सवालों की लिस्ट मेरे पास है। तो सुनील सर, ये जानना चाहते हैं बच्चे कि MBA की डिग्री और जो PGDM की डिग्री है, इन दोनों डिग्री में अच्छा कौन सा है, उसकी वैल्यूज क्या है और उनका डिफरेंस क्या है? सर ऐसा है कि एमबीए जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, और पीजीडीएम जो है वो एआईसीटी के द्वारा जो भी कॉलेज होता है वो आपको देता है, जो आपको एक डिप्लोमा कोर्सेज होता है। अच्छा। वो आपका मास्टर डिग्री नहीं होता, और एमबीए जो होता है वो आपका मास्टर डिग्री होता है, जो यूजीसी से एफिलिएटेड और एआईसीटी के साथ में आपका एफिलिएशन होता है। तो मेरे हिसाब से अगर यदि आप पूछेंगे कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि एमबीए आपका बेस्ट है। बेस्ट है। ओके। और सर, MBA में भी जैसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, तो उसमें फिनांस है, HR है, मार्केटिंग है, माइनर है, मेजर है। तो ये सारे जो स्पेशलाइजेशन है, बच्चा इसमें चूज कैसे करे कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है? तो उसके बारे में आप बच्चों को क्या सलाह देंगे? के बारे में मैं ये सही सलाह दूंगा कि जैसे बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। अगर यदि मान लीजिए किसी बच्चे का बैकग्राउंड कॉमर्स है, तो मैं उनको सलाह दूंगा ऐसे कि उनको एक तो मार्केटिंग या फाइनेंस वाला स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। और कुछ बच्चों का मान लीजिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो वो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसा स्पेशलाइजेशन है, या फिर आपका बिजनेस एनालिटिक्स है वो ले सकता है, या मार्केटिंग ले सकता है। तो आप अगर यदि डिफरेंसेस पूछेंगे, तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो पैकेज प्रोवाइड करती है कंपनी, वो मार्केटिंग सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो अच्छा। मार्केटिंग में पैकेज सबसे ज़्यादा होता है, और मार्केटिंग सीखने में भी थोड़ा-सा अच्छा लगता है बच्चों को, और ईज़ी जाता है। थोड़ा-सा जॉब रहते थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, मतलब हर किसी इंडस्ट्री में आप जाएँगे तो मार्केटिंग के जो जॉब्स होती है, वो अदर कंपैरिज़न टू अदर आपके एचआर है या फाइनेंस वाले हैं, हमेशा उससे कहीं उससे ज़्यादा ही ज़्यादा होती है। ज़्यादा रहता है। जी, 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 बिल्कुल। जी। हाँ, क्योंकि किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग के लिए 1-2 इंजीनियर लग सकते हैं, जी, जी। पैकेजिंग के लिए, लेकिन मार्केटिंग के लिए तो पूरा का पूरा रीजन ही रीजन कवर ही करना और पड़ता है। आपको आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना हो, तो आपको मार्केटिंग स्पेशलिस्ट लगेगा ही लगेगा। तो एग्ज़ैक्टली। इसके लिए आपको मार्केटिंग एक्सपर्ट लगेगा ही लगेगा। और मार्केटिंग में आपके पैकेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं। ओके। मतलब जो फ्यूचर है वो ब्राइट आपका मार्केटिंग में ज़्यादा है। मार्केटिंग में है।
ओके। सर एडमिशन के हिसाब से ये जो कैप राउंड है, मतलब बच्चे कैप राउंड का वेट करते हैं रिजल्ट आने के बाद, तो ये कैप राउंड का क्या प्रोसेस है और ये जो 3 कैप राउंड लोग बता दे रहे हैं एग्जैक्टली ये किस हिसाब से चलता है, कब तक आने के चांसेस होते हैं रिजल्ट आने के बाद, और इसका पूरा प्रोसेस अगर डिटेल में बताएंगे तो बच्चों को बहुत जी ज़्यादा हेल्प सर, हो जाएगी। अभी जैसे मैं आपको कैप का फुल फॉर्म बता देता हूँ कि कैप का पूरा फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। तो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस अभी कुछ दिनों में चालू ही होने वाला है। गवर्नमेंट उसके बारे में आपको सीईटी के वेबसाइट पर उसका आपको एक शेड्यूल तैयार करके देने वाले हैं। तो वो आपको सबसे पहले कैप राउंड के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका 10 का मार्कशीट है, आपका 12 का मार्कशीट है, आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल है या नहीं है उसका आपके पास में होना चाहिए। और अगर यदि आप कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें भी आपकी अलग अलग कास्ट हो सकती है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ओबीसी है, वीजेएनटी है, एसबीसी कास्ट है। तो अगर यदि आपका एससी और एसटी है तो आपके लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी होना बहुत कंपलसरी है। और अगर यदि आपका ओबीसी है, वीजेएनटी है या आपका एसबीसी कास्ट है तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और आपका नॉन क्रिमिनल होना जरूरी है, अगर यदि आप कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं। और उसके अंदर भी अगर यदि आपको कास्ट का बेनिफिट अगर यदि मिल रहा है तो उसमें आपको स्कॉलरशिप्स का भी बेनिफिट मिलेगा। जैसे स्कॉलरशिप्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि एससी और एसटी के लिए आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी अगर यदि किसी की 50 लाख की साल की एनुअल इनकम होगी तो भी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर यदि एसटी की भी अगर यदि 50 लाख तक भी अगर यदि होगी तो भी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन ओबीसी, वीजेएनटी या फिर ओपन के जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे होते हैं जिनका इनकम 8 लाख से कम है, वो अगर यदि कैप राउंड के थ्रू अगर यदि एडमिशन लेते हैं तो उन बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलेगा। अब स्कॉलरशिप्स में भी ऐसे है कि आपके मेल है और फीमेल कैंडिडेट्स है। तो पिछली बार गवर्नमेंट ने मेल कैंडिडेट्स को 50% आपका ट्यूशन फीस दिया हुआ है और फीमेल कैंडिडेट्स को 100% आपका ट्यूशन फीस दिया है। तो मेल और फीमेल में कंपैरिजन करेंगे तो फीमेल को स्कॉलरशिप्स ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू मेल। लेकिन आपको स्कॉलरशिप्स लेने के लिए सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू ही एडमिशन लेना जरूरी है। और सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आप रजिस्टर करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको आपका फिजिकली वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उसके बीच में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए किसी सेंटर का नाम आएगा जिसका फैसिलिटेशन सेंटर होगा। उसमें से आपको नियर बाय जो आपका पड़ेगा वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल प्रूफ्स वहां दिखाना पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपका अगर यदि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया तो आपकी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कंफर्म होगी। और अगर यदि आप सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में कंफर्म हो गए तब आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। और अगर यदि आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तभी आप एलिजिबल हो कैप राउंड के लिए। कैप राउंड के लिए ओके, मतलब ये इतना लंबा प्रोसेस है। जी। और मेरिट लिस्ट जो लगते हैं सर वो मतलब मुझे जहां तक पता है 3 लगाते हैं वो लोग। नहीं, हाँ, एक्चुअल में ऐसा है कि मेरिट लिस्ट तो एक ही बनती है। ओके। आपके राउंड्स 3 होते हैं। राउंड्स 3 होते हैं, ओके। तो अगर मान लीजिए कि किसी को पहले राउंड में वो कॉलेज नहीं मिला, उसमें मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ सर। ऐसा होता है कि जैसे आपने पहले राउंड में अगर यदि आपने पहले ही कॉलेज को सिलेक्ट किया और आपने पहले ही कॉलेज का सिलेक्ट करने के बाद अगर यदि आपको वो अलॉट हुआ और आपने एडमिशन नहीं लिया उस कॉलेज में तो आप राउंड से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, ओके। अगर यदि मान लीजिए आपने 3 कॉलेज का सिलेक्ट किया और उस 3 कॉलेज के अंदर आपको पहला वाला अलॉट नहीं हुआ और दूसरा वाला अलॉट हुआ या तीसरा वाला अलॉट हुआ तो भी आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर यदि पहला आपने सिलेक्ट किया और पहला आपको अलॉट हुआ और आपने अगर यदि उसमें एडमिशन कंफर्म नहीं किया तो आप राउंड से बाहर हो जाएंगे। ओके, मतलब सेकंड और थर्ड राउंड भी आप नहीं दे पाए। जी, ऐसा है। जी। तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुनील सर दे रहे हैं कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप लेट मत कीजिए, कॉलेज अपना कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि अगर वो आप कंफर्म नहीं करते हैं तो आप
सेकेंड और थर्ड राउंड से बाहर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए सर आपने अगर यदि चॉइस में एक ही अगर यदि चॉइस किया होगा पहले हाँ, नंबर पे जो होगा और हम्म, वो अलॉट हुआ होगा तो ही वो उसको कंफर्म करना है। अगर यदि सेकंड वाले चॉइस का उसको मिला हाँ, और हाँ, उसने अगर यदि बेटरमेंट के लिए जाना चाहे तो वो जा सकता है, फिर जा वो राउंड में सकता नहीं है। जाएगा। ओके, मतलब वो भी ऑप्शन जी एक जी तरीके से जी। है। सर एक क्वेश्चन और है बच्चों का, जैसे सीटी का रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले ही बहुत सारे कॉलेजेस बच्चों को बार बार कॉल करते हैं कि आप अपना एडमिशन कंफर्म कर लीजिए, एडमिशन कंफर्म कर लीजिए। तो बिना सीटी के रिजल्ट के, बिना कैप राउंड हुए, ये जो कॉलेजेस कॉल करके बच्चों को परेशान करते हैं बार बार कि एडमिशन कंफर्म कर लीजिए, और बच्चा मान लीजिए इस प्रेशर में आ गया एडमिशन कंफर्म करे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जनरली अवॉइड करने चाहिए या फिर कर लेने चाहिए विदाउट कैप राउंड? ऐसा है सर कि वो आपके परसेंटाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बच्चे को जब वो एग्जाम देता है सीईटी का तो उसको पता चलता है कि उसका कितना परसेंटाइल आने आने वाला वाला है। है, बराबर। तो अगर यदि वो उसमें दोनों प्लस और माइनस दोनों चीजें हैं, तो अगर यदि बच्चा अगर यदि एडमिशन कंफर्म मतलब कॉलेज में जाकर करता है तो कोई वो भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि कॉलेज के साथ में उसका एक रेपो बन जाता है कम से कम, कि कॉलेज वाले क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं बहुत बार। लेकिन बच्चा अगर यदि चाहे तो नहीं भी कर सकता, वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। बच्चा चाहे तो कर भी सकता है कंफर्म एडमिशन, चाहे तो नहीं भी कर सकता है। उसका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर यदि वो कॉलेज के साथ में अभी अभी कंफर्म करता है तो उसको काउंसलिंग राउंड में उसकी मदद मिलती है, जो भी कुछ हेल्प से कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना है या कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं उसको पता है उसके बारे में, तो उसके बारे में कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जो काउंसलिंग करते हैं और कुछ कॉलेजेस हेल्प भी करते हैं। तो वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, वो अगर यदि चाहे तो एडमिशन कॉलेज लेवल पर ले सकता है, चाहे तो नहीं भी ले सकता है, लेकिन उसको बेनिफिट्स पूरे मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसको कैप राउंड में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैप राउंड के थ्रू वो वैसे भी उस कॉलेज में जा सकता है। अच्छा, एक सवाल और है सर, जैसे कुछ बच्चों को एडमिशन नहीं मिला किसी कॉलेजेस में, जो उनका मनपसंद कॉलेज था उनमें नहीं मिल पाया, तो क्या कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन के रास्ते हैं और वो बेनिफिशियल होता है क्या बच्चों के लिए? जी सर, जैसे आपने मैनेजमेंट कोटा का पूछा है, तो कुछ कॉलेजेस के अंदर मैनेजमेंट कोटा होता है और वो डिपेंड करता है कि बच्चा उस कॉलेज में लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। क्योंकि उसके दो रीजंस होते हैं। एक तो ये है कि उसमें आपको अगर यदि आपने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लिया है, तो आपको स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स नहीं मिलते। जैसे जो गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स है, जो बच्चों को मिलती है, जैसे अगर यदि एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, विजेएनटी का है, एसबीसी का है, तो उसको वो जो स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स है, वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू नहीं मिलते। लेकिन अगर यदि उसने देर कर ली है और अगर यदि वो एडमिशन लेना ही चाहता है, तो वो एडमिशन ले सकता है, क्योंकि उसको आगे का समय 1 साल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यदि वो चाहेगा कि मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना है और ड्रॉप लेकर मैं करूँगा, तो उसके लिए उसको 1 साल का वेट करना पड़ेगा और उस 1 साल के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है और एडमिशन लेने के बाद में नई जॉब के चैलेंजेस को फेस कर सकता है और नई जॉब ले सकता है। सर एक सवाल और है बच्चों का कि एडमिशन के टाइम पे डोमिसाइल या फिर तहसील इनकम सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी है या फिर मैंडेटरी है क्या? सर अगर यदि बच्चा एडमिशन लेना चाहता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू और उसको स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स चाहिए, तो उसके लिए डोमिसाइल मैंडेटरी है। डोमिसाइल इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि वो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आ रहा है और उसको गवर्नमेंट्स के काफ़ी कुछ बेनिफिट्स लेना है। तो हम्म, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना ही चाहिए, उसको बनवाना चाहिए। और रहा सवाल आपका इनकम सर्टिफिकेट का, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ 4 या 5 सालों में एक टीएफडब्ल्यूएस करके कोटा शुरू किया है, जिसको बोलते हैं हम ट्यूशन फी वेवर स्कीम। तो उसमें हर कॉलेजेस में आपकी अगर यदि 60 सीट्स है, तो 60 सीट्स के ऊपर आपको कुछ 3 सीट्स वगैरह मिलती है। तो आपकी 60 सीट्स के ऊपर 3 सीट्स बेनिफिशियली 3 सीट्स मिलती है आपको। तो वो बच्चा अगर यदि इनकम सर्टिफिकेट बनाता है, उसका इनकम 8 लाख से कम है, तो वो उसका बेनिफिट्स ले सकता है। लेकिन हाँ, उसको अभी एडमिशन प्रोसेस के लिए मैंडेटरी नहीं है इनकम सर्टिफिकेट, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर यदि डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके पास अभी नहीं है, तो उसके भी 2-3 ऑप्शंस होते हैं।
अगर यदि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो उसके लिए आप एक बर्थ सर्टिफिकेट अल्टरनेटिव में अपलोड कर सकते हो, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका महाराष्ट्र का होगा, या फिर आपका पासपोर्ट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें होती है जो आप उसके बेसिस पर अपलोड कर सकते हैं अगर यदि आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाया है। लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैं आपको मैंडेटरी इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको स्कॉलरशिप के लिए तो लगेगा ही लगेगा। अगर यदि आपने अभी एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया या फिर आपने पासपोर्ट अपलोड कर दिया तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपको स्कॉलरशिप्स के लिए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने ही वाला है। तो क्यों ना हम लोग अभी बना ले उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है, 8 से 10 दिन में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है। सर ये एक सवाल ऐसा है जो मतलब पर्टिकुलरली हर बच्चा कई बार पूछ रहा है। बस इसमें बच्चों के बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपने प्रीवियसली तो ये कवर किया है, फिर भी मैं पिन पॉइंट पे वो क्वेश्चन रख रहा हूँ। एक बच्चे का सवाल ये है कि अगर उसे अपना जो डिजायर कॉलेज है जो उसमें जाना चाहता है वो फर्स्ट कैप राउंड और सेकंड कैप राउंड में भी नहीं मिला, तो क्या थर्ड कैप राउंड में जाना ठीक रहेगा, वेट कर सकता है क्या वो? सर अगर यदि किसी बच्चे को फर्स्ट और सेकंड राउंड में अपना चॉइस का नहीं मिला सेंटर या चॉइस का कॉलेज नहीं मिला तो थर्ड राउंड के लिए जा सकता है। और अगर यदि थर्ड राउंड में अगर यदि उसको कोई कॉलेज अलॉटेड कॉलेज मिल जाता है तो उसको वो कॉलेज लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर यदि उसको कुछ बेनिफिट्स चाहिए गवर्नमेंट्स के या स्कॉलरशिप्स चाहिए तो उसको थर्ड राउंड में जो भी कॉलेज मिला है वो उसको लेना चाहिए। लेकिन अगर यदि वो घर से थोड़ा अच्छा है और अगर यदि उसको उसके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है और वो किसी और कॉलेज में जाना चाहता है तो फिर वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा सकता है। कुछ बच्चे सर ये भी पिछले साल गलती कर चुके हैं, वो भी सवाल है एक कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है कि फर्स्ट राउंड में उसको वो कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड में भी नहीं मिला और थर्ड में भी नहीं मिला, तो क्या प्रीवियस अलॉटेड जो कॉलेज था सेकेंड राउंड या फिर फर्स्ट राउंड में, तो उसमें अब एडमिशन के चांसेस बन सकते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा होता है कि अगर यदि फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में उस बच्चे को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कॉलेज की सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी है। अगर यदि उस कॉलेज के अंदर कुछ मैनेजमेंट की सीट्स होगी तो ही उसको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जैसे आपका पुम्बा हो गया या जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जमनालाल बजाज हो गया, तो उसके अंदर आपको कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है। उसमें डायरेक्टली जो गवर्नमेंट कोटा होता है वही होता है और वो 99.99% आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में फुल ही हो जाता है। तो उसको वो चांसेस तो नहीं मिलेंगे कि उसको जो अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है तो उसको बाद में अलॉट होगा, इसके चांसेस बहुत कम है सर। अच्छा, तो सर ये भी था कि मतलब सब मिला-जुला के बच्चों ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट आपको कॉलेज अलॉट कर रहा है, तो बहुत सही तरीके से डिसीजन लेके कॉलेज ले ही लेना चाहिए। अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं और नेक्स्ट राउंड के लिए जाते हैं, तो जो कॉलेज प्रीवियसली आपको अलॉट हुआ था, उस पे भी आपकी दावेदारी नहीं नहीं बनेगी। रहेगी, बराबर? जी सर। सर कॉलेजेस में भी अब कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है या फिर किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और कुछ कॉलेज जो है वो ऑटोनॉमस है। तो आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे इन दोनों में, दोनों बेटर है या फिर क्या लेना बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? सर मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट के जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है उसमें लिया तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको आपके गवर्नमेंट की स्कीम्स जो रहती है वो मिलती है। और अगर यदि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो उसमें आपको स्कॉलरशिप्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको स्कॉलरशिप्स वहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है तो उसमें आपने अगर यदि एडमिशन्स लिया तो आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। सर बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम के लिए भी कॉलेजेस या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं फ़ोन कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम है, ये बच्चों को इंडस्ट्री के लेवल पे कितना बेनिफिट दे सकता है? करना वर्थफुल है या फिर नहीं है? सर एमबीए प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन अभी चलाया जा रहा है वो ज़्यादा करके जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनके लिए ही चलाया जा रहा है। अगर यदि किसी बच्चे को अगर यदि कुछ सीखना है तो उसको मेरा ऐसा सजेशंस है कि ऑनलाइन प्रोग्राम करने की बजाय उसने अगर यदि रेगुलर कॉलेज में जाकर एमबीए प्रोग्राम किया तो वो कुछ सीख सकता है। अगर यदि उसको कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको एमबीए में एडमिशन लेना पड़ेगा, रेगुलर एमबीए में एडमिशन लेना पड़ेगा,
तभी आपका कुछ तो आपके जॉब्स वगैरह आपको मिलेंगे। अगर यदि आपने ऑनलाइन लिया तो आपको ऑनलाइन एमबीए एडमिशंस तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बारे में आपका जो फ्यूचर है वो कुछ इतना ब्राइट मुझे नहीं लगता है। सिर्फ एमबीए ऑनलाइन प्रोग्राम उनके लिए बेनिफिशियल ही है जो लोगों ने जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जैसे कुछ बैंक के प्रोफेशनल्स है या फिर कुछ इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए वो ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन एमबीए अगर यदि आपने किया तो उसके बारे में एक ये भी है कि वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से है या नहीं, या फिर कोई एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से है या नहीं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर यदि आपने रेगुलर एमबीए प्रोग्राम किया तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सर एक अभी जो फिलहाल ये ट्रेंड चल रहा है, जैसे हर डिग्री की एक वैल्यू होती है टाइम के हिसाब से। कुछ साल पहले इंजीनियरिंग की वैल्यू थी, आज भी है। एमबीए को लेके मार्केट में बच्चों में ऐसा है कि क्या इंडस्ट्री में अभी भी एमबीए ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है। बच्चा ये भी जानना चाहते हैं कि एमबीए करने के बाद भी क्या फ्यूचर अच्छा है, या फिर सब मिला जुला के बच्चे ये जानना चाहते हैं कि क्या एमबीए की डिग्री अभी भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड है क्या। जी सर, जैसे अभी आपने बताया अभी जो एमबीए का जो डिग्री मिल रहा है, अभी पुणे यूनिवर्सिटी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो अभी पुणे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो आपका इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस है। और उसके बारे में अगर यदि बच्चा उसको कॉलेज में रेगुलर करता है तो रेगुलर करने के बाद में उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसको अच्छा जॉब मिले, या फिर मार्केट में उसको कुछ सीखने को भी मिलता है। और वो अगर यदि कुछ ऐसे कॉलेजेस से करता है जहाँ पर कुछ सिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ इंटर्नशिप दी जाती है, जहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स बच्चों को बताए जाते हैं ऑनलाइन फील्ड के ऊपर जा कर के, तो वो वहाँ से अगर यदि एमबीए करता है तो उसको एमबीए करना बहुत बेनिफिशियल होगा। और अगर यदि कुछ बच्चा सिर्फ आता है और पढ़ कर के निकल जाता है तो फिर उसके बारे में तो मैं कहूँगा सर कि वो ना करे तो ज़्यादा ही अच्छा है। अगर एमबीए करने का आप प्लान बना रहे हैं तो आप अपने आप को थोड़ा अपडेट रखने के लिए, थोड़े हार्ड वर्क के लिए, थोड़े स्किल सीखने के लिए तैयार जरूर रखें। क्योंकि याद रखिए कि एमबीए की डिग्री सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये ओवरऑल आप अपने अंदर एक इंडस्ट्री समेटते हो इस 2 सालों में। क्योंकि इंडस्ट्री में चाहे जैसी कंपनी हो, चलाने वाले हमेशा एमबीए ग्रेजुएट ही होंगे। आप कुछ टेक्निकलिटीज लोगों को सिखा सकते हो, प्रोडक्ट बनाना सिखा सकते हो, लेकिन बिना मैनेजमेंट के कोई भी कंपनी बड़ी नहीं हो पा रही है। तो अगर आप इस सोच से एमबीए कर रहे हो तो डेफिनेटली इंडस्ट्री में भर भर के अपॉर्चुनिटीज है, और आपकी पूछ इंडस्ट्री में हमेशा बनी रहेगी। सर एक सवाल और है बच्चों का कि जैसे एडमिशन का फॉर्म भरते वक्त, सीटी का फॉर्म भरते वक्त सरनेम में कुछ मिस्टेक हो जाता है, फादर के नेम में कुछ मिस्टेक हो जाता है, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो एडमिशन के टाइम पे ये मिस्टेक को मतलब कैसे टैकल करेगा वो, या फिर एडमिशन के टाइम पे इस मिस्टेक का कोई प्रॉब्लम या फिर इशू तो बच्चों को फेस नहीं करना पड़ेगा। सर ऐसा है, अगर यदि बच्चे का अगर यदि कुछ नेम करेक्शन है, कुछ माइनर है, तो माइनर करेक्शंस तो थोड़ा सा अलाउ हो जाते हैं। लेकिन अगर यदि कुछ मेजर करेक्शंस है, जैसे नाम ही पूरा गलत हो गया है, फादर्स का नेम ही कुछ गलत हो गया है, तो वो अगर यदि सीईटी में जा कर के सेल के जो नंबर्स है उसमें जा कर के अगर यदि कॉल करके उसका नेम करेक्शन या कुछ कर सकता है तो वो कर सकता है स्टार्टिंग के अंदर ही। लेकिन रिजल्ट पब्लिश होने के बाद मुझे लगता है कि वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। अगर यदि माइनर कुछ एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा SUNIL हो गया, और अगर यदि मेरा उसमें नाम में लिखते हुए SUNL हो गया, तो एक आध स्पेलिंग एक आध वर्ड का अगर यदि मिस्टेक हो तो वो रेक्टिफाई हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आता है। लेकिन अगर यदि मेजर मिस्टेक है, अगर यदि सुनील की जगह पे अनिल हो गया तो वो तो बहुत पूरा नाम का ही डिफरेंस है। तो वो नाम के डिफरेंस के लिए आपको सीईटी के लिए ही आपको अप्रोच करना चाहिए कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपका हॉल टिकट आता है तो उसमें आपको समय दिया जाता है, अगर यदि कुछ रेक्टिफिकेशन के लिए या कुछ आपके कुछ अपडेट्स करना हो तो उस समय अगर यदि बच्चा कर लेता है तो काफी अच्छा है, नहीं तो बाद में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको चेंजेस करना। सर जैसा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लोटस बिजनेस स्कूल में, कई सालों से ये प्रोग्राम्स चला रहा है इंस्टीट्यूट, और थोड़ा रेपुटेड भी है। तो बच्चे ये जानना चाहेंगे कि लोटस बिजनेस स्कूल कैसे कोर्सेज ऑफर करता है, प्लेसमेंट क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या देता है, या फिर कैसे इंडस्ट्री में जाने के लिए बच्चों को बेनिफिट मिल सकता है अगर लोटस बिजनेस स्कूल के थ्रू उसने
अपनी डिग्री कंप्लीट की तो। जी सर, अभी मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट में अलग-अलग स्पेशलाइज़ेशंस दिए जाते हैं। जैसे मार्केटिंग स्पेशलाइज़ेशन है, एग्री बिज़नेस एंड एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है हमारा, उसके बाद में हमारा बिज़नेस एनालिटिक्स है। तो हमारे पास में हम उन्हीं बच्चों को स्पेशलाइज़ेशन देते हैं जिनके पास में कुछ बेसिक जो आपका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने बीएससी एग्रीकल्चर में किया हुआ है, तो उसको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप एबीएम ही लीजिए, एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट, एमबीए विथ एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट। और अगर यदि किसी बच्चे का फार्मास्यूटिकल में उसने बी फार्मा किया हुआ है, तो हम उस बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट लीजिए। तो उसको क्या होता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसका जो बेसिक होता है वो बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसके बेसिस के ऊपर बच्चों को जो है वो प्लेसमेंट देने में बहुत ईज़ी जाता है। तो हमारे पास में मार्केटिंग का स्पेशलाइज़ेशन है, हमारे पास में फाइनेंस का स्पेशलाइज़ेशन है, हमारे पास में एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट है, हमारे पास में हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, हमारे पास में बिज़नेस एनालिटिक्स है। तो अगर यदि कोई बच्चा इंजीनियरिंग का आता है, वो बोलता है कि मुझे बिज़नेस एनालिटिक्स लेना है, तो उसको बिज़नेस एनालिटिक्स हम लोग सजेस्ट करते हैं। कोई बोलता है हमारे को एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट लेना है और उसका बैकग्राउंड बीएससी एग्रीकल्चर है, तो हम उसको बोलते हैं कि एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट लीजिए। और अगर यदि किसी का बीएससी केमिस्ट्री है या फिर किसी का बी फार्मा है, तो उस बच्चे को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट लीजिए। तो हमारे पास में जो है सर, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में एक करियर प्रोग्रेशन प्रोग्राम करके एक हम लोग चलाते हैं। तो करियर प्रोग्रेशन प्रोग्राम बच्चों को हेल्प करता है कि बच्चों को इंडस्ट्री के अंदर जाकर के जो एक्सपर्ट है, वो हमारे पास एक्सपर्ट्स पढ़ाने के लिए आते हैं। वो एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं बच्चों को और उसके बाद में ऐसा होता है कि बच्चे वहाँ से कुछ सीखते हैं, क्योंकि हम लोग लाइव बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर। तो वो बच्चे क्या करते हैं कि वो बच्चे वहाँ से सीखते हैं और उसके बाद में हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। नियर अबाउट हम लोग इंटर्नशिप बच्चों को देते हैं। तो वो इंटर्नशिप में बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है। तो वो सीखने के बाद में बच्चा क्या करता है कि उसी कंपनी के अंदर उसको प्लेसमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी उससे के बैकग्राउंड से रिलेटेड होती है। जैसे अगर यदि किसी बच्चे का एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट कोर्स है, तो हम उसको चाहते हैं कि उसको एग्री से रिलेटेड ही कंपनी में इंटर्नशिप दें। अगर यदि कोई मार्केटिंग का है, तो मार्केटिंग में देते हैं। कोई अगर यदि फार्मा का है, तो फार्मा की कंपनी वगैरह में देते हैं। तो उससे उस बच्चों के प्लेसमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और हमारा प्लेसमेंट रेशियो हर बार अच्छा ही होता है। हम लोग ज़्यादा करके बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट देते हैं। अभी इस बार ही हमने एक बच्चे को एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, जिसको हमने इस साल 16 लाख का पैकेज दिया है। तो बच्चों को हम लोग अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट देने की कोशिश करते हैं, हम लोग उनको मोल्ड करते हैं, हम काफ़ी कुछ उनको उनके ऊपर इंडस्ट्रीज़ के जो एक्सपर्ट से बुला करके उनके ऊपर खर्चा करते हैं और बच्चों को अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट देते हैं सर। तो बच्चों, हमने लगभग सारे डाउट्स जो आपने हमारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे हमसे पूछा था, वो हमने सर के साथ डिस्कस किया। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जितने भी डाउट्स आपके एडमिशन्स को लेके थे, स्पेशलाइज़ेशन को लेके थे, कॉलेज को लेके थे, या फिर छोटे-छोटे जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अब तक बार-बार आ रहे थे, उन सबका जवाब आपको मिल गया होगा। सर, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे एप्टीट्यूड मैटर्स फैमिली की तरफ से अ, हमें अपना कीमती वक़्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।